हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे क्लास 12 की जो हमारी सेकंड बुक है पॉलिटिक्स सिंस, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत की राजनीति, उसका हम 5वां चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं आज। ऑलरेडी इसके हमने 4 चैप्टर डिस्कस कर लिया, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक डिस्कस कर लिया। हमारा जो चैप्टर 5 रहेगा उसको भी हम क्या करेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर ही डिस्कस करेंगे। तो जो चैप्टर 5 है हमारा, वो है चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि कांग्रेस जो पार्टी थी उस जब 1960 के डेकेड में, यानी कि हम बात करते हैं 1960 के दशक में, क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ी थी कांग्रेस पार्टी और किस तरीके से उसने अपनी फिर से जो कांग्रेस सिस्टम था उसको फिर से स्थापित किया था, उसके बारे में हम इसमें मेनली डिस्कस करेंगे। अब देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे इलेक्शंस इन इंडिया, हमारी कंट्रीज के अंदर जो भी इलेक्शंस हुए थे, फर्स्ट इलेक्शन, सेकंड इलेक्शंस, थर्ड इलेक्शंस तक हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे इंडिया फर्स्ट इलेक्शंस जो कि 1952 में हुआ था। फिर बात करेंगे जो 1952 में जो इलेक्शन हुआ था, हमारी कंट्री का जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, उसका रिजल्ट क्या निकल के आया था, उसके क्या परिणाम निकल के आए थे। फिर हम सेकंड जनरल इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो 1957 में हुआ था। थर्ड जनरल इलेक्शंस 1962 में। उसके बाद बात करेंगे जो कांग्रेस डोमिनेंस था, यानी कि जो कांग्रेस का प्रभुत्व था, या हम बात करते जो दबदबा था शुरुआती काल में, उसके बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ दी जो कांग्रेस डोमिनेंस था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम मेनली ये मेन पॉइंट्स के हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी के जो लेक्चर्स होगा उसमें हम ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते रहेंगे। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी थी उसके अंदर इस बात को लेकर के काफी ज्यादा बेचैनी हो गई थी कि अब आखिर अगला प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाए। तो उस टाइम पे जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो हमारे देश के कौन थे, तो रेलवे मिनिस्टर थे। तो लाल बहादुर शास्त्री को क्यों चुना गया था, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आखिर ऐसा कौन सा कारण था जो लाल बहादुर शास्त्री को अगला प्राइम मिनिस्टर चुना गया था। देखिए अगर हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि ये सबसे ज्यादा क्या थे, एक ऑनेस्ट यानी कि एक ईमानदार व्यक्ति थे। तो जब लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे एक रेल दुर्घटना हुई थी, जिसके कारण लाल बहादुर शास्त्री उस घटना को खुद को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री से क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। तो इस ईमानदारी को देखते हुए क्या था कि जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, यानी कि जो डेथ हुआ था, उसके बाद अगले जो प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे, किसको चुना गया था, लाल बहादुर शास्त्री को चुना गया था। ये सारी चीजें हम लेक्चर बाय लेक्चर डिस्कस करते चलेंगे। फिर बात करते हैं डिजाइन ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स ये पॉइंट यहाँ आ गए, ये पॉइंट अलग है। हम पाकिस्तान वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 1965 में हुआ था। इंदिरा गांधी के बारे में डिस्कस करेंगे, आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री की जब डेथ हो गई थी उसके बारे में बात करेंगे। फिर मोरारजी देसाई के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मोरारजी देसाई चुन कर के आए इलेक्शंस में। और फिर ये बात करेंगे ऐसा कौन सा मेन कारण था जिसे इंदिरा गांधी को फिर से चुना गया था। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, फोर्थ जनरल इलेक्शन जो कि 1967 में हुआ था। फिर देखिए स्टेट ऑफ द कंट्री डेट द टाइम टू द फोर्थ जनरल इलेक्शन, यानी कि जब हमारे देश में चौथा जनरल इलेक्शन हो रहा था उस टाइम पे हमारे देश की क्या कंडीशंस थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे 1967 में जो इलेक्शन हुआ था, 1967 के इलेक्शंस के बाद, यानी कि जो हमारा फोर्थ इलेक्शन हुआ था उसके बाद कैसी कंडीशंस थी हमारी कंट्री के, उसको डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे 1969 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस था, जिसमें क्या था कि जो कांग्रेस था वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो गई थी, कांग्रेस आर एंड कांग्रेस ओ में जो डिवाइड हो गया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस था उसके क्या रिजल्ट निकल के आए थे, क्या परिणाम निकल करके आया था, उसको डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। फिर आफ्टर पार्टीशन का मतलब है यहाँ पे कि जो कांग्रेस था, कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर पार्टीशन जब कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में जो डिवीजन हुआ था उसके बाद क्या परिणाम देखने को मिला था। फिर तो जनरल इलेक्शंस कैसा था 1971 का, उसको डिस्कस करेंगे। याद होगा आपको 1971 में ही क्या था, इंडिया और पाकिस्तान का एक और वॉर हुआ था जिसमें बांग्लादेश क्या था, एक न्यू नेशंस निकल के आया था।
तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर इलेक्शंस कैंपेन के बारे में बात करेंगे जो स्टार्ट हुए थे, इलेक्शंस रिजल्ट क्या निकल कर के आया था, और ऐसा कौन सा कारण था कि जो कांग्रेस आर थी यानी कि जो इंदिरा गांधी की सरकार थी। देखिए कांग्रेस आर किसके ग्रुप की थी, वो इंदिरा गांधी की थी। और अगर हम कांग्रेस ओ की बात करते हैं तो वो ओल्ड लीडर थे कांग्रेस के। तो ये दोनों जो डिवीजन हो गए थे, उसके क्या मेन कारण था कि इंदिरा गांधी क्या था, जीत करके आई थी। फिर बात करते हैं रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, ऐसे कौन कौन से कारण थे कि कांग्रेस सरकार फिर से अपना जो प्रभुत्व था, डोमेन्स था, वो दोबारा से कंट्री के अंदर स्टैब्लिश कर पाई थी। फिर बात करेंगे अदर की जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, और जो 1960 का जो डेकेड था यानी कि 1960 का जो दशक था, उसको सबसे खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे टॉपिक्स हम चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा चैलेंज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ यानी कि कांग्रेस सिस्टम। तो ये सारे पॉइंट्स हम एक ही वीडियो में नहीं, इसको हम लेक्चर बाय लेक्चर यानी कि पार्ट बाय पार्ट हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम इलेक्शंस इन इंडिया यानी कि भारत में जो चुनाव है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला चुनाव कैसा था यानी कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो कि 1952 में था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड जनरल इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। थर्ड जनरल इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। कांग्रेस डोमेन्स यानी कि जो कांग्रेस का दबदबा था उस पर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमेन्स कैसा था यानी कि कांग्रेस के प्रभुत्व की जो प्रकृति थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस हुआ था उसके। अब देखिए आपको याद होगा जब हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिस्कस किया था, तो चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री के सामने जो चैलेंजेस है वो मेनली 3 चैलेंज है। मेनली 3 चैलेंजेस कौन कौन सा था। पहला जो चैलेंजेस था वो ये था 565 जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे यानी कि जो हमारे रजवाड़े थे, उनको यूनाइट करके क्या करना था, एक अखंड भारत का निर्माण करना था। अखंड यानी कि यूनाइट इंडिया को क्या करना था, फॉर्म करना था, जिसे हम अखंड भारत कहते हैं। दूसरा चैलेंज ये था कि इस्टेब्लिश करना था एक सक्सेसफुली डेमोक्रेसी। और तीसरा चैलेंज था हमारे पास डेवलपमेंट का। अब देखिए जब हमने फर्स्ट चैप्टर में ये डिस्कस, अब देखिए सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स थे जो 565 प्रिंसली स्टेट थे उसको यूनाइट करने में, जिसमें अगर हम बात करें मणिपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, कश्मीर हो गया, ये ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन्हें यूनाइट करने में काफी ज्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ा था, काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ा था, तब जाके फाइनली हम कन्विंस कर पाए कि वो भारत में जाके यूनाइट हो जाए। तो 565 प्रिंसली स्टेट को क्या करना था, एक यूनाइट करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जब हमने अपना पहला चैलेंज को कंप्लीट कर लिया यानी कि रिजॉल्व कर लिया था अपने पहले चैलेंज को खत्म, यानी कि जो 565 प्रिंसली स्टेट थे उसको जब हमने यूनाइट कर लिया था, तब उसके बाद जो दूसरा चैलेंज था जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। सक्सेसफुली डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश की जाए, क्योंकि उस टाइम पे हमारी कंट्री की लिटरेसी रेट काफी ज्यादा कम थी, रिसोर्सेस नहीं थे हमारे पास, वेल्थ नहीं था यानी कि पैसे नहीं थे हमारे पास। फिर बात करते हैं कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जिसकी वजह से हमारी कंट्री में एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर पाना किसी चैलेंज से कम नहीं था। तो उस टाइम पे अगर भी हम बात करें तो जो पहला इलेक्शन हमने कंडक्ट कराया था उसको चाहे अपोजिशन पार्टी हो, विनिंग पार्टी हो, सबने उसको क्या कहा था, एक मतलब कहा कि चुनाव जो है, इलेक्शन है वो क्या है, मतलब कि कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुआ। सबने उसका जो भी रिजल्ट निकल कर गया उसको सबने एक्सेप्ट किया था, चाहे ऑपोजिशन की पार्टी हो या जो पार्टी जीत के, सबने उसको इजीली एक्सेप्ट किया कि ये इलेक्शंस पूरी तरीके से क्या है, फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट है और पूरी तरीके से ऑनेस्टली कंडक्ट हुआ था, तो इसलिए हम इसके रिजल्ट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में क्या था, प्रॉपरली एक सक्सेसफुली डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद देखिए हमने फिर चैप्टर जो 3, अब उसके बाद हमने फिर डिस्कस किया था डेवलपमेंट के बारे में, किस तरीके से हमारे पास जो डेवलपमेंट था, जिसमें हमने 5 ईयर प्लान्स के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से अब हमें अपनी कंट्री को डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस था, हमारी कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट कराना किसी चैलेंज से कम नहीं था। इसके बहुत से कारण थे। पहला क्या था, उस टाइम पे हमारी कंट्री में जो लिटरेसी रेट थी वो कितनी थी, मात्र 16% ही थी। अगर हम
वुमेन की बात करें तो और भी ज़्यादा कम थी। तो मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन थी वो किससे सफरिंग कर रही थी, वो प्रॉवर्टी से यानी कि गरीबी से का सामना कर रही थी। फिर हम बात करते तो उस टाइम पे हमारी कंट्री क्या थी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशंस के वजह, उस टाइम पे हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन यानी कि जो संचार थे, या हम बात करते हैं तकनीक की बात करते तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा अभाव था। तो उसके बाद भी हमने क्या किया था, 1951 से लेकर के 1952 के बीच में जो अपना पहला इलेक्शंस कंडक्ट कराया था आफ्टर, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हो गया था, यानी कि आफ्टर इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा पहला इलेक्शन हुआ था वो अक्टूबर 1951 यानी कि लास्ट 1951 से लेके स्टार्टिंग 1952 तक में कंडक्ट हुआ था। लेकिन उसमें हमने सक्सेसफुली क्या है, तो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हुए हमने इलेक्शंस कंडक्ट कराया था, जिसमें अगर हम बात करें तो 3200 MLAs जीत करके आए थे। और जो कांग्रेस पार्टी थी, यानी कि अगर हम बात करते 489 MLAs क्या, सॉरी MPs क्या थे, उसमें इलेक्ट होकर के आए थे, जिसमें कितने थे, 17 करोड़ वोटर्स के द्वारा क्या है, वोट दिया गया था। तो इस तरीके से क्या है, हमारी कंट्री में एक पहला सक्सेसफुली डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने के साथ साथ हमने अपना पहला इलेक्शंस कंडक्ट कराया था। फिर अगर हम बात करते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है वो एरिया जहां से जो पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या करते हैं, इलेक्शंस के लिए, चुनाव के लिए जब खड़े होते हैं, उस एरियाज को कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंसी। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अभी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो वाराणसी से उन्होंने क्या लड़ा था, चुनाव लड़ा था, और वो वहां से जीत करके आए। तो इस तरीके से वाराणसी क्या हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गया। तो इस तरीके से जो, जिसे हम हिंदी में निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं, तो उस तरीके से जो हमारा इलेक्शन हुआ था, तो इसमें जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसका क्या किया गया था, निर्धारण किया जाना था। तो ये चीजें हमें किस में करनी, ये सारी चैलेंजेस किसके लिए थी, हमारे, देखिए जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या करना, निर्धारित करना, यानी कि डिसाइड करना कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगा। उस टाइम पे कंट्री में पॉवर्टी ज़्यादा होना, या हम बात करते हैं लिटरेसी रेट का कम होना, तो ये हमारे लिए एक चैलेंज था। और अगर हम बात करते हैं ये जो 3200 MLA जो जीत करके आए थे या इलेक्ट होके आए थे, जो पब्लिक के द्वारा चुने गए थे, या जो 489 जो MPs इलेक्ट होके आए थे, तो ये इस बात का प्रूफ था कि हमने सक्सेसफुली क्या है, इलेक्शंस कंडक्ट कराया था जो फ्री एंड फेयर था, और जिसको अपोजिशंस और रूलिंग पार्टी जो, यानी कि जो जीत की जो पार्टी थी, दोनों ने ही इसे एक्सेप्ट किया था। अब देखिए हम बात करते हैं हमारी कंट्री का जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था, 1952 में। यानी कि इसका जो रिजल्ट निकल के आया था वो कब आया था, 1952। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो देखिए जो हमारा पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें क्या था, नियरली 3 लाख लोगों ने, यानी कि अगर हम बात करते हैं उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या किए थे, निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन किया, यानी कि सीमांकन किया गया था। फिर देखिए उस टाइम पे जो वोटर्स थे उनकी एज, वोट देने की एज कितनी रखी गई थी, 21 ईयर्स रखी गई थी। एज कितनी रखी गई थी, 21 ईयर। इसको लेकिन चेंज करके, यानी कि 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1989 में किया गया था, इसमें चेंज करके जो 21 साल था, 21 साल को घटा करके कितना कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। तो अभी के टाइम पे जो वोटिंग एज है वो आपको कितनी देखने को मिलेगी, 18 साल देखने को मिलेगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस निकल के आता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में या किस ईयर में जो वोटिंग एज है उसको घटा करके क्या है, 21 साल से 18 साल कर दिया गया है। अब देखिए उस टाइम पे क्या था कि जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1952 में, उसमें क्या करना था, हर एक जितने भी जो पर्सन है जो कि 21 साल या 21 साल से ज्यादा है या 21 साल के, उनके लिए क्या करना था, एक वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना था। आज भी हमें देखते हैं कि इलेक्शंस के टाइम पे क्या है, सबका वोटर ID कार्ड और वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है जो भी 18 साल या 18 साल से प्लस में है। तो उसी तरीके से जो हमारा पहला इलेक्शन हुआ था 1952 में, तो उसमें क्या करना था, जो पर्सन 21 साल से 21 साल या 21 साल से ज्यादा है उसके लिए क्या करना था, वोटर लिस्ट तैयार करना था। फिर देखिए इलेक्शंस कैंपेन स्टार्ट हुआ था हमारी कंट्री में। देखिए स्टार्ट तो 1951 में ही हुआ था, लेकिन ये पूरा होते होते कब हो गया था, 1952। तो इसलिए कहा जाता है, तो हम
जो फर्स्ट इलेक्शंस का काउंट करते हैं, मतलब जो हमारा फर्स्ट इलेक्शंस है वो हम 1952 इसीलिए काउंट करते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट निकल के आया था वो 1952 में आया था। अब देखिए, तो ये था हमारा पहला जो इलेक्शंस हुआ था। अब इसके रिजल्ट की अगर बात करते क्या परिणाम निकल के आए थे, एक मिनट फ्रेंड्स, शायद एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें ना वो इसके क्या रिजल्ट निकल करके आए, इसमें वो पॉइंट शायद मेंशन नहीं हुआ है, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ इसके क्या परिणाम निकल करके आया था। अब देखिए, अगर हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं कि जो हमारा पहला इलेक्शन हुआ था 1952 में, उसके क्या परिणाम निकल करके आए थे, तो पहला परिणाम ये था, यानी कि पहला जो रिजल्ट था इसमें हमने सक्सेसफुली क्या था कि जो डेमोक्रेसी था हमारा वो हमने सक्सेसफुली क्या किया था, इस्टेब्लिश कर लिया था। दूसरी बात करते हैं तो इसमें लोगों ने काफी ज्यादा बढ़ चढ़ करके अपने हिस्सा लिया था, यानी कि जो हमारा पहला इलेक्शन हुआ था उसको लोगों ने क्या एज अ फेस्टिवल की तरीके से क्या था, सेलिब्रेट किया था। लेकिन आज के टाइम पे देखें तो बहुत से लोग क्या है कि वोटिंग वाले दिन वो क्या करते हैं, वोट देने ही नहीं जाते, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उनके पास जो अधिकार है, वोटिंग का जो राइट्स मिला है, तो उसको क्या एक अधिकार मिलता है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का आपके पास अधिकार है। तो बहुत से लोग आज के टाइम पे क्या वोट देने ही नहीं जाते। तो जो हमारा पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसको लोगों ने क्या है, काफी ज्यादा क्या किया था, इंजॉय किया था, एक फेस्टिवल की तरीके से इंजॉय किया था। फिर बात करते हैं, देखिए उस और क्या परिणाम निकल कर गया था, जो भी कैंडिडेट थे इलेक्शंस के बीच में क्या है, एक कड़ा कॉम्पिटिशन था, कहते हैं ना कि हार्डली कॉम्पिटिशन का होना, तो उस तरीके से एक हार्ड, यानी कि काफी ज्यादा टफ एक कॉम्पिटिशन बना हुआ था कि जो, और उसके बाद भी देखिए जो हारने वाले जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी क्या है कि जो भी रिजल्ट निकल के आया था 1952 के इलेक्शंस में उसको इजीली क्या है, एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई ये जनता का फैसला है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आज अगर आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई भी पार्टी है अगर वो जीत करके आती तो अपोजिशंस क्या ब्लेम करती है कि भाई ईवीएम जो मशीन है, यानी कि जो वोटिंग मशीन है, उसको हैक कर लिया। लेकिन उस स्टार्टिंग में क्या था, जो अपोजिशन से उन्होंने भी क्या है तो इजिली एक्सेप्ट कर लिया था कि जनता का फैसला है, इसलिए हम ये स्वीकार करते हैं कि जो कांग्रेस है वो जीत करके आई है। फिर देखिए भारत, अगर हम बात करते हैं हमारे कंट्री में जितनी भी जनता है, जनता ने चुनाव का प्रयोग को क्या है खूब यानी कि खूब बात करते हैं, खूब आजमा दिया, यानी कि बखूबी अंजाम दिया था। जब हमारी कंट्री में पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था तो जनता के द्वारा क्या है उसको काफी ज्यादा अच्छे तरीके से क्या है प्रमोट किया गया था, और जितने भी जो आलोचक, जो क्रिटिसाइज करने वाले जो पीपल थे, यानी कि ये समझिए जब हमारा जो पहला इलेक्शन हुआ था उसमें पब्लिक ने इस तरीके से बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था कि जितनी भी जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे उनकी बोलती बंद कर दी थी। अब ये देखिए, जब हमने पहला इलेक्शंस कंडक्ट कराया था एज ए डेमोक्रेसी के लिए, तो उस टाइम पे जितने भी जो डेवलप नेशंस थे उनके द्वारा ये कहा गया था कि अब इंडिया क्या करेगा, डेमोक्रेसी का गेम खेलेगा। तो जितने भी जो आलोचक थे उन सब की क्या थी, उस टाइम पे बोलती बंद हो चुकी थी। और उस टाइम पे कांग्रेस कितनी, तो पार्लियामेंट के अंदर 364 सीटें जीत करके आई थी। तो देखिए उस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी 364 सीट जीत करके आई थी, और जो अपोजिशन पार्टी थी यानी कि जो उस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसने मात्र 16 सीटें ही जीती थी। तो देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस था। तो इसको दोनों के द्वारा क्या है एक्सेप्ट कर लिया गया था कि जो पहला इलेक्शन का जो भी परिणाम है वो हम स्वीकार। और इस तरीके से हमारी कंट्री के जो पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने थे वो कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ये रिजल्ट निकल करके आया था किसका, हमारा जो पहला इलेक्शन, फर्स्ट जो हमारा जनरल इलेक्शन हुआ था उसका। अब देखिए बात करते हैं दूसरा जनरल इलेक्शन के बारे में। देखिए अगर हम सेकंड जनरल इलेक्शंस की बात करें तो वो कब हुआ था, 1957 में, यानी कि 5 साल में। अब ये चीज याद रखिए फ्रेंड्स कि जितने भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं या जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है पीपल्स के द्वारा चुना जाता है, तो उसका क्या है अपना एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो वहां पे क्या हर 4 साल में आपको इलेक्शंस देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में जो इलेक्शन ड्यूरेशन रखा गया है लोकसभा का, वो कितना रखा गया, 5 साल रखा गया कि हर 5 साल में क्या है दोबारा से लोकसभा का क्या होगा, इलेक्शंस होगा।
तो देखिए जो हमारा सेकंड जनरल इलेक्शंस हुआ था उस टाइम की सिचुएशन थोड़ी सी पहले के मुकाबले क्या थी, अलग थी। लेकिन कांग्रेस उसमें क्या है, बड़े ही आराम से हर जगह पर जीत करके आई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए कांग्रेस को सीट कितनी मिली थी सेकंड जनरल इलेक्शंस में, 371। लेकिन ये था कि केरला में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी। तो केरला में किसकी सरकार बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। तो इस तरीके से जो हमारा सेकंड जनरल इलेक्शंस हुआ था, यानी कि कब, तो जो 1957 में हुआ था, तो इसमें क्या था, कांग्रेस लोकसभा के लिए 1951 सीट तो जीत के आई थी, बट केरला में वहां पे क्या है, हार गई थी। वहां पे कौन जीत करके आई थी, वहां पे कम्युनिस्ट सरकार जीत के आई थी। और लेकिन उसके बाद भी जो हमारे सेकेंड टाइम के लिए जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। और देखिए उस टाइम पे क्या है, केरला के अंदर क्या था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसका भी अब इन्फ्लुएंस हमें क्या है देखने को मिला था। बट कुछ सालों के बाद क्या है कि केरला के अंदर इमरजेंसी रूल लगा करके वहां की सरकार को पलट दिया गया था। और क्या हुआ था कि वहां पे जो कांग्रेस है उसने भी अपने तब जाकर के कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी। यानी कि ये देखिए 1959 में क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस ने उस टाइम पे आर्टिकल 356, देखिए आर्टिकल 356 किसके बारे में बात करता है, इमरजेंसी के बारे में बात करता है। आपको याद होगा कि आपको पता होगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत क्या है, 3 तरीके की इमरजेंसी की बात रखी गई है। प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात रखी गई। तो केरला के अंदर 2 साल के बाद यानी कि 1957 में क्या हुआ था कि सेकेंड जनरल इलेक्शन हुआ था, उसके जस्ट 2 साल बाद क्या है, केरला के अंदर क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई। और वहां पे जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसको डिसमिस करके वो क्या कर दिया गया, वहां पे कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। और ये आज भी क्या है, ये जो अगर हम डिस्कशंस की बात करते हैं तो एक कंट्रोवर्सी का कारण बना हुआ, यानी कि फ्यूचर में क्या बन गया, एक भविष्य के लिए एक कंट्रोवर्सी का कारण बन गया। अब देखिए 1957 में जो कम्युनिस्ट पार्टी जीत करके आई थी जो केरला के अंदर था, तो उस टाइम पे कौन थे केरला के अंदर, ESM यानी कि एम्बोडी पैड कौन बने थे, वहां के पहले चीफ मिनिस्टर्स बने थे। तो ये था हमारा दूसरा जनरल इलेक्शन की, थोड़ा सा जो कंडीशंस था वो अलग था पहले जनरल इलेक्शंस के कंपेयर में। अब बात करते हैं थर्ड जनरल इलेक्शन, यानी कि जिसे जो कि हुआ था 1962 में। अब देखिए 1962 में जो हमारा थर्ड जनरल इलेक्शन हुआ था इसकी भी कंडीशंस थोड़ी सी अलग थी। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, हमें इंडिया और चाइना का एक वॉर भी देखने को मिला था। इंडिया और चाइना का क्या था, एक वॉर देखने को मिला था। देखिए जो 1962 का जो हमारा थर्ड जनरल इलेक्शंस था जो कि इंडिया में कंडक्ट हुआ था, उसके आगे अगर हम बात करते हैं अगेन फिर से क्या था, कांग्रेस जीत करके उस इलेक्शंस में आई थी। फिर बात करते हैं ऑलमोस्ट हर जगह की क्या थी, तो कांग्रेस जीत करके आई थी थर्ड इलेक्शंस में। और उस टाइम पे कांग्रेस ने कितना 361 सीट जीती थी। अब देखिए फर्स्ट इलेक्शंस में कितना था, 364, सेकंड में 371 और थर्ड में क्या है 361 सीट्स वो क्या है जीत करके आ रही थी। फिर बात करते हैं कि जो लोकसभा में और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो तीसरी बार क्या बने थे, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स बने थे। तो एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड, अगर हम बात करते हैं जैसे कि क्यूबा जैसे देश की, तो वहां पे क्या था, हमें वन पार्टी डोमेन्स देखने को मिलता है, यानी कि वन पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। क्यूबा हो गया, चाइना हो गया। वहीं पे फिर बात करते हैं जैसे म्यांमार की बात करते हैं तो वहां पे हमें मिलिट्री रूल्स ज्यादा देखने को मिलता है। तो वहां पे देखिए वहां के कॉन्स्टिट्यूशंस में ही लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो सिंगल पार्टी सिस्टम होगा या मिलिट्री रूल होगा। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर जो वन पार्टी डोमेन्स का सिस्टम चला हुआ आ रहा था वो इन कंट्री से डिफरेंट था। इसका मेन कारण क्या था, क्योंकि जितने बार भी जो पार्टीज जीत करके आ रही थी कांग्रेस, वो किसके द्वारा, वो क्या है इलेक्टेड पार्टी थी, यानी कि पीपल्स के द्वारा पीपल्स के द्वारा वोट दे करके क्या है जिताई जा रही थी, जीत करके वो पीपल यानी कि वो इलेक्शंस जीत करके आ रही थी। इसलिए हमारी कंट्री का जो कंडीशंस था वन पार्टी डोमेन्स के वो थोड़ा अलग था। तो फिर देखिए अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस थी थर्ड इलेक्शंस में भी क्या है पिछले इलेक्शंस की तरह ही बनी हुई थी। और अपोजिशन पार्टी की क्या है कांग्रेस को कम यानी कि पीछे नहीं कर पाई, यानी कि कांग्रेस पार्टी का मुकाबला वो नहीं कर पाई थी। अब देखिए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के जो डोमेन्स यानी कि कांग्रेस का जो डोमेन्स है उसके बारे में।
अगर हम कांग्रेस के डोमेन्स की बात करते यानी कि प्रभुत्व की बात करते या दबदबा की बात करते, देखिए जो 1952 में जो इलेक्शंस हुआ था उसमें कांग्रेस कितना सीट जीत करके आए थे, 364 सीट जीत करके आए थे, यानी कि 108 बात करके आते, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी अगर हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुआ था उसमें कांग्रेस कितना सीट जीत करके आई थी, 364। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी थी वो कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि मात्र कितनी 16 ही सीट जीत करके आए। तो ये नंबर के जो डिफरेंस है वो इस बात को बताते हैं कि कांग्रेस का जो डोमेन्स था यानी कि जो दबदबा था कंट्री के अंदर वो काफी ज्यादा था। देखिए दबदबा होने का मेन कारण क्या था, अगर हम बात करते हैं, एक तो जो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी और सबसे ओल्डेस्ट पार्टी थी, यानी कि जो कांग्रेस का जो अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं वो क्या थी, पूरे कंट्रीज के अंदर क्या है फैला हुआ था। कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी था जिसको क्या है पूरी कंट्री लेवल पे क्या था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी कि इसको मान्यता दी गई थी। फिर बात करते हैं लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि कांग्रेस पार्टी की क्या है, जो कांग्रेस पार्टी में जितने भी जो लीडर्स थे या हम बात करते हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो इतने भी जो नेता थे वो क्या थे, स्वतंत्रता संग्राम की विरासत, अगर बात करते विरासत भी मिली हुई थी कांग्रेस पार्टी को। फिर जितने भी जो लीडरशिप थे यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने भी जो लीडर्स थे वो क्या थे, एक तो काफी ज्यादा अनुभव और काफी ज्यादा क्या थे, यानी कि बात करते हैं कि जितने भी जो लीडर्स थे वो काफी ज्यादा एक तो ओल्डेस्ट लीडर थे और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लीडर थे। और कांग्रेस पार्टी को हर एक सेक्शंस के साथ किया था और हर एक आइडियोलॉजीज का क्या था, सपोर्ट मिला हुआ था। तो जिसके वजह से क्या है कि शुरुआती इलेक्शंस में क्या है कांग्रेस का डोमेन्स देश में बना रहता है। अब बात करते हैं, अगर हम नेचर ऑफ कांग्रेस डोमेन्स की बात करते हैं तो इसमें देखिए कि कांग्रेस का जो रूल था कंट्री के अंदर एक वन पार्टी सिस्टम की तरीके से बना हुआ था, लेकिन बस फर्क इतना था कि ये पब्लिक के द्वारा चुन करके आ रही थी बार बार। अगर हम इसकी कुछ विशेषता की बात करते हैं तो इसने इस्टेब्लिश किया था एक डेमोक्रेटिक कंडीशंस, यानी कि किसके, तो ये डेमोक्रेटिक कंडीशंस में क्या है जीत करके आई थी, तब जाकर के वन पार्टी डोमेन्स इस्टेब्लिश हुआ था। पीपल के द्वारा वोट दिए गए थे कांग्रेस को काफी ज्यादा, जिसके वजह से वो इलेक्शंस में, जिसके कारण क्या है काफी लंबे समय तक कांग्रेस जीत करके आई थी, यानी कि जिसके कारण क्या है सालों तक शासन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। अब देखिए यहाँ पे बात करते जैसे कि मैंने आपको बताया था क्यूबा, चाइना या सीरिया की बात करते हैं तो वहां पे हमें ओनली वन पार्टी रूल देखने को मिलता है। और वहीं पे अगर बात करते हैं जैसे कि म्यांमार हो गया या बेलारूस की बात करते हैं तो इन दोनों की कंट्री के कंडीशंस में हमारी कंडीशंस इसीलिए अलग थी क्योंकि लोगों के द्वारा क्या है कांग्रेस पार्टी को हर बार एक फुल मेजोरिटी से चुनाव जिता करके भेजा जा रहा था। जबकि अगर हम म्यांमार की बात करते हैं, बेलारूस की बात करते हैं तो वहां पे कौन सा रूल हमें देखने को मिलता है, मिलिट्री रूल देखने को मिलता है। तो जिसकी वजह से हमारा क्या है रीजन, हमारा जो केस है वो टोटली अलग बन जाता है क्यूबा, चाइना, सीरिया, म्यांमार के केस से। फिर बात करते हैं इस सिचुएशंस में क्या है इंडिया की जो केसेस है वो पूरी तरीके से डिफरेंट थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारी कंट्री के अंदर एक डेमोक्रेटिक रूल था यानी कि लोकतांत्रिक शासन था जिसमें लोग ही क्या कर रहे थे कांग्रेस को बार बार चुनाव में जिता करके भेज रहे थे। जिसकी वजह से अगर हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी के बाद भी क्या था कि हमारी कंट्री के अंदर जो कांग्रेस का जो डोमेन्स था वो बना हुआ था, यानी कि शुरुआती काल में ये इस बात को दिखा रहा था। अगर हम बात करते हैं जो कांग्रेस का जो डोमेन्स है वो इस बात को दिखा रहा था कि देश के अंदर कांग्रेस का कितना ज्यादा दबदबा या प्रभुत्व है। तो फ्रेंड्स आज का डिस्कशन हम इतना ही रखते हैं, बाकी के जो भी टॉपिक्स है उसको हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, सॉरी लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे, तब उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब हम इसके आगे के लेक्चर 2 और 3 को हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।